विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, राजा किए रंग कई और निर्धन किए धनवान। इसलिए आवश्यक है जीवन में समय की पहचान। और आइए इसके लिए देख लेते हैं हम आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। प्रसन्नता ईश्वर की दी हुई एक ऐसी औषधि है जिसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता का सर्वाधिक और विशेष रूप से महत्व होता है। खास तौर पर इसमें विशेष योगदान होता है रचनात्मक सोच का, क्योंकि अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो उससे चित्त प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसके जीवन में सकारात्मकता आती है, एक नई ऊर्जा आती है। उद्यमो मित्रवद्ग्राह्यः प्रमादं शत्रुवत् त्यजेत्। उद्यमेन परा सिद्धिः प्रमादेन क्षयो भवेत्। उद्यम से परम सिद्धि मिलती है तथा प्रमाद से क्षय प्राप्त होता है। इसलिए उद्योग को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए और प्रमाद को शत्रु की तरह त्याग दिया जाना चाहिए। Highest rewards are achieved only through hard work, while laziness only yields degradation. Hence, one must embrace hard work like our dearest friend and shun laziness as our sworn enemy. हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में और विषम परिस्थितियों में प्रसन्न रहना भूल जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में भी इस विषय पर विशेष रूप से काफी ज्ञान और वर्णन मिलता है। अगर बात की जाए भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो ऐसे कई साधन हैं, उपक्रम हैं, जिनसे हमें हास्य रस का महत्व पता चलता है। और ऐसा संभव होता है नाटक के मंचन से, जिसमें अभिनय द्वारा हास्य रस को प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए आज भारतीय परंपरा प्रभाग में देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की विशेष रिपोर्ट, जो एक विशेष अंदाज में हास्य रस के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। भासो भासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। ऐसी प्रसिद्ध संस्कृत सूक्तियों को आत्मसात करते हुए ही भारतीय ज्ञान परंपरा के लौकिक व उत्कृष्ट मानकों का नाटकों के रूप में प्रदर्शन हुआ करता है, जहां हास्य रस प्रधान प्रहसन की लोकप्रियता उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट करती है। रूपकों के वर्गीकरण के क्रम में हास्य रस से परिपूरित प्रहसनों में उपहास, परिहास व सामाजिक परिस्थितिगत विडंबनाएं और अन्य विषयों पर व्यंग्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि साधारण सृष्टि में जिह्वागत आस्वाद के अनुसार 6 रस होते हैं, परंतु भाव भूमि के अनुसार या रंगमंच पर भावों के अनुकरण के अनुसार कम से कम 9 रसों की स्वीकार्यता होती ही है। जहां हास्य यह रस रसराज श्रृंगार के सर्वोत्कृष्ट सहायक के रूप में माना जाता है। वस्तुतः चित्त या मन की प्रसन्नता को प्रतिबोधित करता हास्य रस व्यवहारगत या प्रसंगगत अनौचित्य में ही
परिनिष्ठित नहीं होता, बल्कि हास्य मात्र प्रतिपादक, विदूषक जैसे पात्रों व सभी महत्वपूर्ण विविध पात्रों के माध्यम से उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति भी इसी रस के माध्यम से संपन्न हुआ करती है। हास्य का जो आधार है वो कूटोक्ति और व्यंग्योक्ति होती है, और प्रायः राजतंत्र में राजाओं का और जो शासक होते थे उनको चेताने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको समाज की स्थिति बताने के लिए कवि हास्य रस का प्रयोग करते थे और कूटोक्तियों का प्रयोग करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी और प्राचीन काल से बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अधुनातन समाज को सहज रूप में अभिलषित इस हास्य रस की उपलब्धि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत भाषा संस्कृत द्वारा आज भी होती ही है। संस्कृत साहित्य के जो नाटक हैं, नाटकों में जो विदूषक हैं उनका हाव भाव, चाल चलन, उनका जो कुछ भी वाक्य उच्चारण है उससे हास्य उत्पन्न होता है। लेकिन केवल मात्र पद्य का पाठ किया जावे और हास्य उत्पन्न हो जावे, ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। हमने भी जो संस्कृत साहित्य में हास्य की कविताएं, व्यंग्य, पद्य लिखे हैं, उनको पढ़ते ही आपको हास्य या उनको सुनते ही आपके मन में हास्य क्या अवबोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, विद्यालये भवति शांतियुता परीक्षा अप्रारब्धवान् अनुचितं त्वथ कर्म चैकः दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तं ऊचे यदा किमपि तं प्रतिरोधु कामः। रोकना चाहा तो छात्रो जगाद सहसा कुरुनैव विघ्नं प्रत्यक्ष्यामि नानुकरणं च गुरो यतो हि। आपने मुझे सिखाया है क्या कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना अप्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अरे मूर्खा नत्रमा केशः मार्गसे मृत्यु भवति व्यसने भावे सनिं स्थापय। वस्तुतः संस्कृत अन्य भाषाओं की तरह आज भी समाज के दर्पण के रूप में साहित्य को अपने में समाहित करती ही है। पर यह प्रश्न अनायास ही उठता है कि यह हास्य रस किस प्रकार स्वास्थ्य को या कहें कि मानव जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। It has been proven scientifically that when we engage in humorous conversation, the body releases chemical mediators called endorphins. It not only elevates the mood but also bring down the blood pressure and improves the immune system. Therefore, it's important for us to inculcate the hasya or the humor in our daily conversations. उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनां उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनां भूलोकमेन कामा स्पृशामि सत्वरम्। समग्र रूप में हास्य योग, हास्य दिवस, कवि गोष्ठी आदि समायोजनों द्वारा आधुनिक युग में ही हास्य या हास्य रस को प्रमुखता दी जा रही है, ऐसा नहीं, बल्कि समाज के दर्पण के रूप में व्यवहारित साहित्य में, विशेषतः प्राचीन व अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में भी हास्य को दी गई युगातीत महत्ता अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता और भारतीय समाज की चतुर्दिक व्यापकता की कहानी निरूपित करती है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। प्रसन्नता मन से आती है, धन से नहीं, इसलिए जीवन में प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता न सिर्फ तनाव को कम करती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर औषधि मानी गई है। अगर बात की जाए बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की, तो इसके लिए कई महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। उन्हीं में से एक है थायराइड हार्मोन। यदि बच्चे में जन्मजात थायराइड हार्मोन की कमी हो या उसकी कोई समस्या हो, तो उसकी वजह से बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्मजात थायराइड की विकृति बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है।
कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्म से थायराइड की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के कार्य की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होने वाली समस्या है, जो जन्म से शिशुओं को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है। ये आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है, जो विकास, मस्तिष्क के विकास और शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर यानी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जन्म पे ही नवजात शिशु का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विकसित ना होने की वजह से या उसमें कुछ विकास में प्रॉब्लम होने के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता, जिस वजह से बच्चे में ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर महत्वपूर्ण हार्मोन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होती है। नवजात शिशु में थायराइड की कमी के लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। शिशु बिल्कुल सामान्य लगता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स बनाता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा रोल इसका बच्चों के विकास में होता है, नॉर्मल हाइट गेन के लिए, नॉर्मल प्यूबर्टल चेंजेस के लिए, मतलब प्यूबर्टी के एज पे आने वाले जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसके लिए, और यंग एज में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा किडनी की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, इन सभी में थायराइड हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसमें कई तरह के लक्षण और जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि ठीक से विकसित न हो या कार्य करने में विफल हो जाए। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बौद्धिक अक्षमता या फिर धीमी वृद्धि का कारण बन सकता है। साथ ही बच्चों में कई अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जांच द्वारा सरलता से बच्चे में इस समस्या की पहचान हो सकती है। बर्थ पे इसके लक्षण वगैरह देख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, इसका मतलब जो भी नवजात शिशु का बर्थ हो उन सभी में आइडियली थायराइड हार्मोन का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अगर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो और इसको हम ना डायग्नोस कर पाएँ और उसका इलाज ना करें तो इससे बहुत गंभीर समस्याएं बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। बच्चे का कद बहुत ही छोटा रह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिस वजह से उनका IQ बहुत ही कम हो जाता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब इम्पैक्ट कर सकता है। शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। थायराइड की वजह से कुछ बच्चों में मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक की सहायता और परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को दवा देकर थायराइड की इस समस्या का इलाज किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सही इलाज से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सामान्य बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हो रही है या बच्चा मंद बुद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न कीजिए, क्योंकि लापरवाही करने से बच्चे में समस्या बढ़ सकती है और यदि सही समय पर इसका इलाज करवाया जाए तो बच्चे में होने वाली जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है और उसके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व भी आपको बताएंगे। उससे पहले रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places.
took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। 5 साल तक मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है जीवन में जो भी समस्या होती है उसका कारण और समाधान उसके आसपास ही कहीं छुपा होता है। अगर बात की जाए जीवन शैली से संबंधित रोगों की तो उसके पीछे कहीं ऐसे तत्व जिम्मेदार होते हैं, गलत तरीके उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जिनका पालन हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे आजकल की बात की जाए तो बहुत से लोगों में मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते और दिन भर बैठे रहते हैं। इसी कारण से गर्दन की कई तरह की समस्याएं और जकड़न परेशान कर सकती है। किस तरह से आप अपनी गर्दन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, गर्दन में दर्द हो या जकड़न हो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं इसके लिए कुछ उपयोगी योगिक क्रियाएं। नमस्ते, मैं अभिलाषा। आज हम जानेंगे अपने गर्दन के दर्द के बारे में। जो गर्दन में दर्द होता है या हमेशा अकड़न रहती है तो उसके कारण जानेंगे कि हमारी गर्दन जो है वो हमारे सिर का भार उठाए फिरती है। अगर दिन भर में हम गलत तरीके से बैठेंगे या एक ही पोस्चर में बैठकर हम काम करते रहेंगे तो गर्दन में दर्द या अकड़न होती रहेगी। तो इसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिन्हें नेक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो देखेंगे हम किस तरह से करना है। तो इस तरह से सुखासन में बैठना है। गर्दन को सीधा रखेंगे, अपने कंधों को एक लाइन में रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से घुटनों के थोड़ा सा पीछे। अब धीरे से हम जाएंगे बाईं ओर, फिर धीरे से दाईं ओर, फिर से एक बार, फिर से सेंटर में। इस तरह से आप 3 या 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ धीरे से नीचे, फिर से एक बार ऊपर नीचे, फिर सामने देखेंगे, गर्दन को अपने दाएं कंधों पर रखेंगे, फिर धीरे से बाएं कंधे पर, फिर सामने देखते हुए फिर से एक बार इस तरह से और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर से गर्दन को धीरे धीरे सामने की तरफ लाएंगे और बाईं तरफ घूमते हुए फिर से ऊपर की तरफ, फिर धीरे से सेंटर में आएंगे। इस तरह से आप 3 या 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों से अपने ठुड्डी को पकड़ेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। आप थोड़ा नीचे, फिर से ऊपर, थोड़ा नीचे, इस तरह से 3 बार। फिर दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखना है और हमें विरुद्ध दिशा में प्रेशर देना है। जैसे दोनों हाथों से आगे की तरफ प्रेशर देंगे और गर्दन को थोड़ा पीछे जाने देंगे। सेंटर, फिर से एक बार धीरे से हाथों से आगे की तरफ लाएंगे और गर्दन पीछे। इस तरह से 3 या 5 बार। आइए जानते हैं कुछ अधिक प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। गर्दन, शोल्डर, इस पे तनाव आना, दुखना, इसका मेन कारण है हम सीधे बैठते नहीं, सीधे खड़े होते नहीं
अपने आप को हमेशा टॉल रखना जरूरी है। एक ही जगह लंबे समय बैठना, कंप्यूटर पर इस तरह काम करते रहना, इससे तो स्ट्रेन होगा ही। इसलिए हर थोड़ी देर में जरा उठ के थोड़ा बारी तक आ जाओ, थोड़ा चल लो और आकर बैठो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम ऊपर देखो, छत पर देखो, थोड़ी गर्दन को यहाँ वहाँ करो, थोड़ी गर्दन की मूवमेंट करो, जैसा मैं कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। कुछ न कुछ अपने आप को संभालते हुए ही तो काम करना है। काम से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपना ध्यान अगर रखना भूल जाए तो वहाँ गड़बड़ है। गर्म पानी की थैली का उपयोग कर लो गर्दन पे। जब आप सोते हो तो जरा मोटा तकिया लो, जिससे गर्दन और शोल्डर दोनों एक ही स्थिति में रहें, और फिर गर्दन की एक्सरसाइज करो तो बहुत आराम मिलेगा। कोशिश करते रहिए। नमस्कार। यदि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो उसके लिए छोटी छोटी त्रुटियां जो हम करते हैं उन्हें दूर करते रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरे उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी तरह से जब बात आती है ज्ञान या कुछ सीखने की, जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए भी छोटी छोटी त्रुटियां जो हम उसमें करते हैं उनको दूर करना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब निरंतर सीखता रहता है तो उसका जीवन भी बेहतर होता है, जीवन सफल बनता है और वो अपने जीवन में उच्च शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान लेते रहना आवश्यक है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रियाओं और युवाम कर्तृपद के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ नई क्रियाओं के सहयोग से कुछ और नए वाक्यों को। मित्रों, आपसे पुनः पुनः अनुरोध है, आप सभी मेरे साथ इन वाक्यों को अवश्य दोहराएं। आइए वाक्य बना लेते हैं। वाक्य यदि कहना हो तुम दोनों ले जाते हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे युवाम नयथः। युवाम नयथः। नयथः अर्थात ले जाते हो तुम दोनों। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है युवाम स्मरथः। युवाम स्मरथः अर्थात तुम दोनों याद करते हो, तुम दोनों स्मरण करते हो। यदि कहना हो तुम दोनों बोलते हो, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा युवाम वदथः। युवाम वदथः। तुम दोनों इच्छा करते हो, संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम इच्छथः। युवाम इच्छथः। वाक्य यदि बनाना हो तुम दोनों गिरते हो, तो संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम पतथः। युवाम पतथः। तुम दोनों नाचते हो, वाक्य बनेगा युवाम नृत्यथः। युवाम नृत्यथः। तुम दोनों सूंघते हो, युवाम जिघ्रथः। युवाम जिघ्रथः। युवाम ध्यायथः। युवाम ध्यायथः अर्थात तुम दोनों ध्यान करते हो। इसी प्रकार यदि हमें कहना हो तुम दोनों मिलते हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे युवाम मिलथः। युवाम मिलथः। तुम दोनों बैठते हो, युवाम उपविशथः। युवाम उपविशथः अर्थात तुम दोनों बैठते हो। युवाम तिष्ठथः। युवाम तिष्ठथः अर्थात तुम दोनों ठहरते हो, तुम दोनों खड़े होते हो। युवाम शृणुथः। युवाम शृणुथः। श्रु धातु सुनने के अर्थ में है, जिसका अर्थ यहाँ वाक्य का अर्थ बनेगा तुम दोनों सुनते हो। युवाम शृणुथः। युवाम स्थापयथः। युवाम स्थापयथः अर्थात तुम दोनों रखते हो। युवाम प्रक्षालयथः। युवाम प्रक्षालयथः अर्थात तुम दोनों धोते हो। वाक्य यदि कहना हो कि तुम दोनों स्वीकार करते हो, संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम स्वीकुरुथः। युवाम स्वीकुरुथः। मित्राणि, पुनः पुनः हम निवेदन करते हैं
संस्कृत संभाषण के अभ्यास में दक्ष होने के लिए वाक्यों का उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। अतः आप सभी कृपया वाक्यों के विशुद्ध उच्चारण करते रहें, अभ्यास करते रहें। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः। जिस प्रकार किसी भाषा या कुछ नई शैली सीखने के लिए उसका निरंतर अभ्यास करते रहना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करने के लिए उनका अभ्यास करते रहना, प्रयत्न करते रहना आवश्यक होता है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा करना उनकी आदत बन जाती है। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसका भी प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, क्योंकि एक सुखद जीवन की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो उसके लिए मस्तिष्क में सत्यता, मन में पवित्रता और मुख पर प्रसन्नता होना आवश्यक है। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि अगर बात की जाए प्रसन्नता की तो उस पुष्प के समान है जिसके आसपास रहने वाले सुगंधित रहते हैं। तो प्रसन्नचित रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर रुकते हैं। हम आज के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।